नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के क्लास में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक देखना, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। सही जवाब होगा हेरोडोटस। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था, तो कुत्ता। किस काल को मैक्रोलिथ कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को मैक्रोलिथ कहा जाता है। किस काल में मानव आखेटक यानी कि शिकारी था, तो पुरापाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है, तो इलाहाबाद के कोलडीवा से पहली बार हमें जो है चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी, तो तांबा था। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त देखने को मिले हैं, तो ये मिले हमें मेहरगढ़ से। वहाँ से हमें गेहूँ और जौ का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला, तो ये मिले हैं कोलडीवा से। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफा चित्रकला के लिए। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो ये जुड़ा हुआ संगनकलु से। रॉबर्ट ब्रूटफुस थे, तो भूगर्भ वैज्ञानिक और एक पुरातत्वविद थे वो। ठीक है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुआ महादाह से। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाणिक युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, तो ये थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न है एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो ये निकला है दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये रायसेन जिला जो मध्य प्रदेश का है वहाँ पे है। ठीक है। अब्दुल्लागंज के अंतर्गत ये आता है आपका। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये भोपाल में स्थित है। गैरिक मृदभान पात्र OCP का नामकरण हुआ था, ये हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल से। पशुओं को पालना हम शुरू कर दिए थे। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है, तो आदमगढ़ से हमें पशुपालन का साक्ष्य मिला है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो नर्मदा घाटी से मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। सबसे पहले लोगों ने जौ को सीखा, ठीक है, खाने के लिए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोहरा देव से। किस एक प्रस्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं, तो ये मेहरगढ़ से मिला है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो HD संकालिया ने नौदा टोली का जो है उत्खनन कार्य किया था। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने का साक्ष्य मिला है, तो बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बुर्ज होम से। अगला प्रश्न है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखहिया से। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो आखेट युग से जाना जाता है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई, तो नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया, तो नवपाषाण काल से। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था, तो लघु औजारों का उपयोग। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई, तो गुजरात से। सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई, तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए इन्हें कहते हैं मैक्रोलिथिक।
अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इस काल में मानव के अस्थिपंजीर यानी कि शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ है, तो प्रतापगढ़ होगा जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। प्रतापगढ़ के कहाँ पे, तो सराय नहर राय और महादहा। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे। तो किस प्रकार के घरों में रहते थे, तो वो कच्ची ईंटों से बनी घरों में रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेलारी और कर्नाटक। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, तो लेखैया से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, वन लाइनर आपका हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती है, तो गेहूं और जौ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पाकालीन स्थलों का पता कहाँ से चलता है, तो ये गुजरात से पता चलता है। हड़प्पाकालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया है, तो आयताकार खंडों में बांटा गया है। मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई है, तो गेहूं और कपास। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है, तो त्रिभुजाकार का। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो ये है आपका 1,29,09,600। ठीक है। अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है, तो 100 स्थल हो चुके हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी, तो नगर योजना प्रणाली ये सबसे मुख्य विशेषता मानी जाती है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो अन्नागार। हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे, तो लकड़ी के बने। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है, तो सिंधु निवासियों को यानी कि हड़प्पा वासी को। कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं, तो सिंडन। बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है, तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया गया है, तो मेलुहा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं, तो आयताकार में। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है, तो 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है। ऐसा कौन सा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाए हुए ईंटों का प्रमाण मिला है, तो भगवानपुरा से। चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चावल के उत्पादन के साक्ष्य रंगपुर से मिला है और लोथल से मिला है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है, तो गुजरात का आपका धौलावीरा है। ठीक है। ऐसे गुजरात का धौलावीरा का अतिरिक्त हमारे पास राखीगढ़ी जो है वो आपका भी माना जाता है वर्तमान में। ठीक है। जो कि हरियाणा के हिसार में है आपका ये। एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था वो है धौलावीरा। अगला प्रश्न है हड़प्पा काल की ज्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती है, तो सही जवाब होगा आपका वर्गाकार की। किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। किन पुराविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी, तो सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो सैंधवकालीन जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदिका प्राप्त होती है, तो यज्ञ वेदिका लोथल, कालीबंगा। ठीक है। और एक आपका है बनवाली, यहाँ से आपका यज्ञ वेदिका प्राप्त होती है सार्वजनिक कार्यों के लिए। ठीक है। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं, तो सुरकोटड़ा में हमें घोड़े की हड्डी मिली है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे, तो भूमध्य सागरीय जाति के थे। अगला प्रश्न है अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सैंधव सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित थे, तो द्रविड़ भाषा से। सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, तो मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दिया गया क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। वह स्थल कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो है। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्राय सभी मकान
पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है? तो लोथल एक अपवाद है। अगला प्रश्न है कि किस स्थल पर फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो कालीबंगा में किया गया था। सैंधव सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरा स्थल है जो पुरातत्वविदों के अनुसार 7 बार उजड़कर बसा था? मोहनजोदड़ो। जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा है? तो माउंट एबी के नाम से। किन इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुआ है? तो गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर का मानना है। किस इतिहासकार ने कहा है कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई थी? तो ऑरेल स्टाइन ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है किन चीजों के ऊपर? तो संस्कृति के ऊपर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में है, वहां के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया था। तो कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया था सिंधु सभ्यता। रंगपुर, जहां हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, वह कहाँ पे है? तो गुजरात के सौराष्ट्र में है। अगला है दधेरी। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पाई पुरास्थल है पंजाब में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो लोथल है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, यानी कि मातृ पूजा में। चन्हू के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ सका था वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ है मानव समाधान। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है कौन सा है? तो शेर और गाय। अब हमारे पास वैदिक कल्चर से वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि अथर्ववेद में 2 संगठनों को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है, वे संगठन कौन से हैं? तो सभा और समिति। ठीक है। किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? तो पुराण में। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है 10वें मंडल में मिलता है। किन 2 मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो पहला और 10वें मंडल में। जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे कौन थे? तो अगस्त्य ऋषि। अगला प्रश्न है कि वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। वैदिक आर्यों के द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न कौन सा था? तो ये खाद्यान्न था जौ, यानी कि यव। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो ये होता है बृहदारण्यक उपनिषद में। किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो ग्रामणी को जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आह्वान करते थे? तो भौतिक सुख और विजय के लिए। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? तो यजुर्वेद पर। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? तो अथर्ववेद को कहा गया है ब्रह्मवेद। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता था पानी ग्रहण। किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षा में अग्निहोत्र करना चाहिए? तो ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है। किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है? तो ये अस्तुर विवाह में आता है। किस वेदांत से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? तो निरुक्त से पता चलता है। ऋग्वेद सभ्यता यानी कि ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? तो पंजाब और दिल्ली वाला क्षेत्र में। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसके उल्लेख पहली बार मिला है? तो ये मिला है शूद्र का। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? तो मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन है?
तो जबालोपनिषद में। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विदत। किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की। किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख किया गया है? तो ब्राह्मण में। श्रौत सूत्र से संलग्न शूल्ब सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी ज्यामिति की। किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो पशुपालन पर। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है जिसे 10 राज्य कहा गया। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो रावी नदी के तट पर। ठीक है। रावी को परुशनी कहा जाता है। ठीक है। मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेख में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचक देता है वो कौन सी है? तो बोगजकोई अभिलेख है। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों की आदि देश के बारे में लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक। पुरुष मेध का उल्लेख है सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो गौतम राहगुण। अगला प्रश्न है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। सिंधु, सरस्वती, वितास्ता वितास्ता कहा जाता है झेलम नदी को। यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है तो वो है सरस्वती नदी को कहा गया है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था तो शिकार। गायत्री मंत्र की रचना की थी तो विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या 18 है हमारे पास टोटल। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई है संस्कृत भाषा में। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय हिंद संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह है वासुकी। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। अघन्य माना गया है गायों को। अघन्य का मतलब होता है ऐसी गाय जिसे ना मारा जा सके। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था तो गायों को समझा जाता था। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है कि संस्कारों की संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार हैं। जीवकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र वाली। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि को। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। अब हम जो है जैन धर्म से जुड़े हुए वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया? तो जमाली ने किया था। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? तो कल्पसूत्र है। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? तो प्राकृत भाषा को अपनाया था। अगला प्रश्न है मथुरा एवं उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र थे? तो जैन धर्म के। किस जैन ग्रंथ में महावीर के कठोर तपस्या एवं कायाक्लेश का रोचक विवरण मिलता है? तो आचरांग सूत्र में। अगला प्रश्न है जैन धर्म की द्वितीय संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो देवर्धि क्षमा श्रवण। किस जैन संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का परिणयन किया गया? तो प्रथम जैन संगीति में। आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की थी मोखलीपूत गोसाल ने। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो निग्रंथ कहलाते थे। पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह था जीन कल्प। जैन प्रकीर्णों की संख्या कितनी है? तो 10 है।
महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन था? तो व्यापारी वर्ग। जैन धर्म मुख्यतः किस वर्ग तक सीमित रहा? तो व्यापारी वर्ग तक। अगला प्रश्न है कि महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को कितने ग्रंथों में संकलित किए गए हैं? तो 14 ग्रंथों में। महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में किनके द्वारा संकलित किए गए? तो संभूति विजय और भद्रबाहु द्वारा। जैन धर्म के 12 अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं? तो आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र। नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ये थे भद्रबाहु। जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख किया गया है? तो 5 प्रकार के ज्ञानों का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से किस संहिता में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया? तो द्वितीय जैन संहिता में। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के श्लोकों में किन तीर्थंकरों के नामों का स्पष्ट उल्लेख है? तो ऋषभ और अरिस्टेनेमी। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने किया था। दक्षिण में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य को। जैन परंपरा के अनुसार ऐसा कौन से आचार्य हुए जो श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों अनुयायियों के सरदे थे? तो उमा स्वामी। किसके राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो मल राजा षष्ठीपाल। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किन राजाओं के काल में सर्वाधिक हुआ? तो राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था ज़्यादा। अगला प्रश्न है कि कुंडलपुर जन्म स्थान है? तो महावीर स्वामी का। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्थानों में से मुख्यतः किस स्थान संबंधित थे? तो वाराणसी से। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए। अगला प्रश्न है प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। स्यादवाद सिद्धांत जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे की जाती है? तो सार्वभौमिक विधान से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबरों के संस्थापक थे स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? अर्धमगधी में। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्र में। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन दर्शन से। अगला है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने। आजीव संप्रदाय के संस्थापक थे मकरी गोसाल। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो आजीवकों ने। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है? तो आजीवक संप्रदाय। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीवक संप्रदाय ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल है कौशाम्बी में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन किया। आप सबसे रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो यदि पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।